नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री के सेंटिमेंट की। रियल्टी सेक्टर में बिक्री, नए लॉन्च और चढ़ते गिरते भाव को जो बातें प्रभावित करती हैं, सबसे अधिक प्रभावित करती हैं डेवलपर्स और इंडस्ट्री का सेंटिमेंट है वो। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि लग्जरी घरों में बिक्री में तेजी है, लोग बड़े घरों को तरजीह दे रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी ग्राहकों की प्राथमिकता में रहते हैं। इन सब बातों पर असर डालता है इंडस्ट्री का सेंटिमेंट। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने हाल ही में बीते तिमाही और फ्यूचर रियल एस्टेट के सेंटिमेंट पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें रेजिडेंशियल और ऑफिस सेगमेंट के सेंटिमेंट को दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी हैं, उनसे बात करते हैं और रियल्टी सेक्टर के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा ये होगा कि इस तिमाही सेंटिमेंट का स्कोर क्या कह रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि बिक्री, नए लॉन्च, प्राइस को लेकर डेवलपर्स और नॉन डेवलपर्स सभी का रुख पॉजिटिव दिख रहा है। क्या इंसाइट है, क्या हिडन इनपुट्स है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? डिटेल में बताइए। जरूर दीपक। तो हम बात कर रहे हैं नाइट फ्रैंक नरेटको रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स की, जो हम पिछले 10 सालों से चला रहे हैं और बहुत ही वैल्यूएबल टूल रहा है इंडस्ट्री के लिए, ये समझने के लिए कि अभी क्या हो रहा है और अगले 6 महीनों में क्या होने वाला, क्या अंदाज है। तो अभी जो हमने ये पाया है कि जो करंट सेंटिमेंट स्कोर्स है, जो कस्टमर्स, जो सप्लाई साइड है, डेवलपर्स एंड नॉन डेवलपर्स, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, पी फंड्स, बैंक्स, अन्य प्रकार के लेंडर्स, ये सारे ही बहुत पॉजिटिव हैं माहौल को देखकर। जो सेंटिमेंट स्कोर है करीब 69 के लेवल पे है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है इतने सालों का करंट सेंटिमेंट स्कोर। फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर है जो अगले 6 महीने बाद का मूड दर्शाता है, वो भी काफी पॉजिटिव है। ऑल टाइम बेस्ट लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी काफी रोबस्ट है। ये और इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अगर हम लास्ट 1.5-2 सालों की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से और होम लोन की ब्याज दरों की बढ़ोतरी की वजह से कुछ प्रेशर भी आया है कस्टमर्स के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना रुझान मेंटेन रखा है, जिसके वजह से इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आया है और उन लोग अभी अगले 3 से 4 सालों के लिए अच्छी डेवलपमेंट पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं। विवेक जी, कितने डेवलपर्स और नॉन डेवलपर्स पर आपका ये सर्वे होता है? किस तरह के सवाल होते हैं? तो ये जो सर्वे होता है, नाइट फ्रैंक नरेटको रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स सर्वे, इसे जो टॉप के जो जो भी स्टेट्स सिटीज है उन सब में भेजा जाता है। जो हम टारगेट करते हैं वो है न्यूनतम 100 रिस्पॉन्सेस फ्रॉम सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स, जिसका ये सर्वे होता है। इसमें 3 तरीके के सवाल, 3 तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली कि जो इकोनॉमिक स्थिति है, उसके ऊपर क्या रुझान है सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स का, फंडिंग के ऊपर क्या है, उसी के साथ में रेजिडेंशियल सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर के ऊपर इनके सेंटिमेंट्स कैप्चर किए जाते हैं। रेजिडेंशियल में डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग और इसी अन्य प्रकार के पैरामीटर्स के ऊपर। कमर्शियल में भी लीजिंग की जो बात है या न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशंस की बात है, रेंटल्स की बात है, इनके ऊपर ये असेसमेंट किया जाता है। विवेक जी, नए लॉन्च और बिक्री दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। अपर मिड सेगमेंट और लग्जरी में रैली है, तो क्या नए लॉन्च में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट दिखेंगे या तस्वीर कुछ और होगी? तो नए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी जो बिक्री है, स्टॉक लेवल्स जो रेडी प्रॉपर्टी में कम होने की वजह से नए प्रोजेक्ट्स की बिक्री में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। देख ये रहे हैं कि अभी का जो माहौल है उस हिसाब से बड़े और छोटे सभी डेवलपर्स को इसका फायदा मिला है, क्योंकि एक हद तक बड़े डेवलपर्स के साथ में कॉन्फिडेंस रहा है कस्टमर्स का, उनकी बैलेंस शीट और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ को देखते हुए, जिसके वजह से कस्टमर्स आगे जाकर कमिट कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सिमिलरली ये जो छोटे डेवलपर्स हैं उनके प्रति रेरा की वजह से काफी एक कॉन्फिडेंस आया है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, एक प्रोजेक्ट प्रोमिस जो किए हुए गए हैं टाइमलाइंस को लेकर के या जो तक क्वालिटी को लेकर के भी, कस्टमर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि वो फुलफिल किए जाएंगे, क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट है। इस वजह से ये जो ट्रेंड है सप्लाई का, नए प्रोजेक्ट पाइप डेवलपमेंट का, वो जारी रहने का अंदाज है।
विवेक जी, कीमतों को लेकर 65% सेंटीमेंट कह रहा है कि घरों के भाव बढ़ेंगे, लेकिन 34% का मानना है कि कीमतें स्थिर रहेंगी। किन मार्केट्स में भाव बढ़ने की आशंका है और कहां स्थिरता दिख रही है? हम ये देखते हैं कि लास्ट 2 साल में प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा प्राइस ग्रोथ का माहौल कम होना चाहिए होगा। इसी के साथ में जो भी शहर है जहाँ पे इकोनॉमिक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो बैंगलोर देखें, हम एनसीआर रीजन देखें, मुंबई, हैदराबाद, इन मार्केट्स में मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा जो दूसरे लेवल के मार्केट्स हैं, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता और टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, वहां पर उसी इंटेंसिटी से लोअर स्केल पे लेकिन एक्टिविटी दिख रही है। तो जिन भी शहरों में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी, वो शहर होंगे जहाँ पे भावों के बढ़ने के लिए गुंजाइश होगी। लेकिन इसी के साथ में डिमांड सप्लाई डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे सप्लाई का स्कोप बहुत ज्यादा है। जैसे मुंबई जैसे शहरों में सप्लाई का स्कोप कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर ज्यादा बना रहता है। लेकिन दूसरे मार्केट्स में बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के वजह से हम देख रहे हैं प्राइस ग्रोथ होने की गुंजाइश। ऑफिस सेगमेंट में सप्लाई लीजिंग बढ़ती दिख रही है, रेंट्स में थोड़ी बहुत तेजी भी दिख रही है। कौन से सेक्टर ऑफिस सेगमेंट को ड्राइव करते नजर आ रहे हैं? तो ऑफिस सेक्टर में जैसे ये जो 2023 वर्ष गया है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, डिमांड के हिसाब से भी, सप्लाई के हिसाब से भी। ऑलमोस्ट 60 मिलियन स्क्वायर फीट की ग्रॉस लीजिंग की गई है 2023 में। अब इस बार ये देखा ये गया है कि आईटी सेक्टर में जो मंदी रही वेस्टर्न मार्केट्स, यूएस, यूरोप रीजन की वजह से, वहां पे थोड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड भी कम आई उन सेगमेंट से। लेकिन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो जीसीसी सेगमेंट है, और इंडिया फेसिंग बिजनेसेस है जो ओल्ड इकोनॉमी को दिखा दर्शाते हैं, केपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी को दिखा दर्शाते हैं, वहां पे बहुत अच्छी डिमांड रही। तो समझ में ये आ रहा है कि अगले 12 से 18 महीनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा, और जीसीसीज और इंडिया फेसिंग बिजनेसेस जो है, जो इंडियन कंजम्पशन स्टोरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से डिमांड स्ट्रांग रहने का अंदाज है। बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट का सेंटिमेंट सकारात्मक है, फिर बात चाहे बिक्री को लेकर हो या फिर नए लॉन्च को लेकर हो या फिर भाव को लेकर ही क्यों ना हो, फ्यूचर सेंटिमेंट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हाउसिंग में जो तेजी देखने को मिल रही है वो आगे भी जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। एफएआर को लेकर लंबे समय से जो दुविधा बनी हुई थी उसका हल निकल आया है। नोएडा अथॉरिटी ने जब से आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स में बिकने योग्य और बिना इस्तेमाल हुए एफएआर पर सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तब से घर खरीदारों के चेहरे खिले हुए हैं। जाहिर तौर पर इससे प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिलेगी। जानकारों के मुताबिक इसे एनबीसीसी के लिए एक बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस स्टोरी के जरिए समझिए। नोएडा में आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। एनबीसीसी को ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एनबीसीसी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक आम्रपाली के मौजूदा 5 प्रोजेक्ट्स के अब तक इस्तेमाल नहीं हुए और बिक सकने वाले फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर के इस्तेमाल को लेकर ये मंजूरी मिली है। वहीं इन 5 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10,000 करोड़ की लागत आने की बात कही गई है, जिसकी सेलेबल वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है। एनबीसीसी आम्रपाली के जिन 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी, ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में स्थित सेंचुरियन पार्क, लीजर वैली और ड्रीम वैली के अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित गोल्फ होम्स है। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी को आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम दिया गया। मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट यानी एस्पायर का भी गठन किया। फिलहाल एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 38,000 से अधिक यूनिट्स में करीब 13,500 घरों का काम पूरा कर लिया है। अब फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मार्च 2025 तक एनबीसीसी के बचे हुए 25,000 अपार्टमेंट्स का निर्माण का काम पूरा कर लेने की उम्मीद है।
ऐसे में अम्रपाली के घर खरीदार और घर खरीदारों से जुड़े संगठन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, समझना जरूरी है। कोर्ट के प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली कुछ सिस्टम ऐसा चलता है कि आपको एक रूल्स है, एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना होता है। एनबीसीसी ज़रूर घर बना रही है, बट वो एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो बोलते हैं, जिसको डीएलपी हम बोलते हैं, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। जैसे ही वो डिफेक्ट लाइबिलिटी ख़त्म होगी, रेसिडेंट्स की जो एसोसिएशन होगी, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत सारे एसोसिएशन सारे प्रोजेक्टों में बनेंगे। अभी क्योंकि सब प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, तो लोगों की संख्या भी कम है। जैसे ही संख्या पर्याप्त होगी, 33% लोग अपना जो एसोसिएशंस होता है, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, वो बनाएंगे। अब क्योंकि एक नज़ीर बना दी है कोर्ट ने, अब इसमें ज़रूरी ये है कि जो रेसिडेंट्स जो अपनी इतनी बड़े बड़े घरों में आए हैं, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उनको चाहिए कि वो अपना घर संभालें और अच्छे से संभालें, ताकि उनकी सोसाइटी जीडीए सोसाइटी या सरकारी आवास की तरह ना बन जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक और रजिस्ट्री का मुद्दा या बाकी अन्य मुद्दे भी हैं। सरकार ने अभी एक पॉलिसी, यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी लाई थी, परंतु अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है सो हावी है। कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो अफसर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगा देते हैं कि जेन्युइन लोगों को फायदा नहीं हो पाता है। जो अभी रजिस्ट्री को लेके जो पॉलिसी भी आई थी, उसमें ज्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट है वो बाहर ही रह गए हैं, और तो हमें अभी भी इंतजार ही रहेगा। और हमें लग रहा है कि एक और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो इस तरह के फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं, लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, परंतु और कारगर तरीके से लड़नी पड़ेगी, जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं उनको न्याय मिल सके। समझते हैं एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच पेच कहां फंसा था। दरअसल एनबीसीसी फ्लोर एरिया रेशियो को बेचकर धन जुटाना चाहती थी। इससे उसकी प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत कम हो जाती और प्रोजेक्ट वाइबिलिटी बढ़ जाती। वहीं इसका असर घर खरीदारों पर भी नहीं पड़ता, यानी घर खरीदारों को घर का कब्जा लेते समय अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन नोएडा अथॉरिटी इस एफआईआर को प्रोजेक्ट का हिस्सा मानकर चल रही थी, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद एनबीसीसी ने नोएडा अथॉरिटी को नया प्लान सौंपा, जिस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। जिस फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफआईआर को लेकर पेच था, उसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे कई राज्यों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई भी कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि मान लीजिए किसी प्लॉट का आकार 1000 फीट है और उस पर एफएसआई 2 है, तो उस प्लॉट पर 2000 वर्ग फीट का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में एनबीसीसी को जो अतिरिक्त एरिया मिलेगा उसका निर्माण में इस्तेमाल होगा और सेलेबल एरिया में इजाफा होगा, जिसका फायदा एनबीसीसी को मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो नोएडा अथॉरिटी से मिली इस मंजूरी के बाद अम्रपाली में फंसे घर खरीदारों को अपने अटके घर जल्दी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भले ही अम्रपाली के घर खरीदारों को राहत की खबर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में अटके पड़े करीब 4.5 लाख से अधिक घरों का पोजीशन कब मिलेगा? क्या अब रियल एस्टेट में ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आगे प्रोजेक्ट्स ना फंसे? इस पूरे केस में इतने एफर्ट के बाद, मीडिया के इतने एफर्ट के बाद, जी बिजनेस के इतने डिबेट करने के बाद केवल इतना हो गया कि आम्रपाली के लोगों को अपना मकान मिल गया, बस इतना ही हुआ है। अगर आप सोचते हैं इससे कोई डेटरेंट क्रिएट हो गया, बिल्डर्स के दिमाग में कोई खौफ पैदा हो गया, अब बिल्डर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं। कुछ नहीं बदला है, क्योंकि न नियम बदला है, न कानून बदला है, न वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जिस्ट हुआ है, न अगर जो वादे से अपने पीछे हटेगा उसके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, ऐसा भी कुछ प्रावधान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक कहते नहीं सठे साठम समाचरित भय बिन होए न प्रीत, कोई भी चीज ठीक तभी होती है जब दो तरीका हो, संस्कार बहुत अच्छा हो जिससे आदमी गलत काम के बारे में सोचे ना, दूसरा दंड व्यवस्था ऐसी कठोर हो कि आदमी गलत कार्य मतलब गलत करने के पहले उसको रोए, उसके खौफ पैदा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर की। बीते 2 साल में इस सेगमेंट में 50 मिलियन वर्ग फीट से अधिक स्पेस पट्टे पर ली गई है, यानी लीज हुई है। इसमें इंडस्ट्रियल लीजिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इंडस्ट्रियल लीजिंग में सालाना आधार पर 23% का इजाफा हुआ है, तो वहीं वेयर हाउसिंग लीजिंग में इसी दौरान 7% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुल 53.60 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज हुई है। देश के टॉप 8 शहरों में देखें तो लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग में 37.69 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस किराए पर ली गई है, तो वहीं इंडस्ट्रियल में 15.91 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज हुई है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इंडस्ट्रियल में तेजी है और वेयर हाउसिंग में कमजोरी है? तो जवाब है, दरअसल इंडस्ट्रियल में बढ़ी लीजिंग के जो मुख्य कारण हैं वो हैं कि उपयोग की मजबूत क्षमता दिख रही है, घरेलू कंपनियों पर फोकस किया जा रहा है, साथ ही पीएलआई स्कीम काफी कारगर सिद्ध हो रही है और वृद्धि के संकेत दे रही है। लिहाजा उत्पादन को सपोर्ट मिल रहा है और इंडस्ट्रियल में आगे भी और तेजी हो सकती है। लेकिन वेयर हाउसिंग में कमजोरी की जो वजह है वो ये है कि ई कॉमर्स फर्मों ने 3PL ऑपरेटर्स यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को आउटसोर्स करने का फोकस किया है, खुद का लोड कम किया है, जिसका असर वेयर हाउसिंग में दिख रहा है। इस लीजिंग को शहर और सेक्टर वाइज अगर हम समझें तो दिल्ली एनसीआर में बीते साल लीज हुए 7.77 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस में 6.80 लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग हुआ, तो महज 0.98 मिलियन स्क्वायर फीट इंडस्ट्रियल को गया। पूर्वी शहर कोलकाता में कुल 2.21 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज हुआ और पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में रहा। अहमदाबाद में लीज हुए 1.33 मिलियन स्क्वायर फीट में 0.63 मिलियन स्क्वायर फीट लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में और 0.70 इंडस्ट्रियल में देखा गया। मुंबई में 11.35 मिलियन स्क्वायर फीट लीज हुए स्पेस में लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग का हिस्सा 10.30 मिलियन स्क्वायर फीट है और इंडस्ट्रियल का 1.05 मिलियन स्क्वायर फीट। मुंबई से सटे पुणे में 12.76 मिलियन स्क्वायर फीट में 4.39 लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग को और 8.37 हिस्सा इंडस्ट्रियल का रहा। हैदराबाद में 2.11 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज हुआ है और पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग द्वारा लिया गया है। आईटी सिटी बेंगलुरु में लीज हुए 5.28 मिलियन स्क्वायर फीट में 4.28 लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग को गया और 1 मिलियन स्क्वायर फीट इंडस्ट्रियल द्वारा लिया गया। साउथ सिटी चेन्नई की बात करें तो यहां 10.78 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज हुआ, जिसमें 6.97 मिलियन स्क्वायर फीट लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग को और 3.8 मिलियन स्क्वायर फीट इंडस्ट्रियल को गया। इसी पूरी लीजिंग में एक और गौर करने वाली बात है, कुल वेयर हाउसिंग मार्केट में मुंबई का हिस्सा 27% है, तो वहीं चेन्नई वेयर हाउसिंग के मामले में 19% के साथ दूसरे नंबर पर है, यानी लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल लीजिंग देश की ग्रोथ स्टोरी बयां कर रहे हैं। अब लीजिंग की बात हो रही है तो एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो कि जारी की है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म सीबीआरई ने। दरअसल रिटेल लीजिंग में मनोरंजन क्षेत्र का दबदबा बढ़ा है। देश के शीर्ष 7 शहरों में एंटरटेनमेंट सेगमेंट की लीजिंग में सालाना 179% की ग्रोथ दर्ज हुई है। देश के इन टॉप 7 शहरों में बीते साल यानी 2023 में 6,60,000 वर्ग फीट स्पेस लीज हुई है, जिसे एंटरटेनमेंट सेक्टर ने किराए पर लिया है। 2023 में लीज हुए कुल स्पेस का 9% हिस्सा एंटरटेनमेंट सेक्टर द्वारा लीज पर लिया गया है, जो कि एक साल पहले तक यानी 2022 में ये 5% हुआ करता था। सीबीआरई के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र में साल दर साल बढ़ रही लीजिंग के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि लोग अब बढ़ चढ़कर मनोरंजन के लिए बाहर निकल रहे हैं। लोग अपना समय और धन दोनों मनोरंजन में खर्च कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिला है, लिहाजा लोग मॉल्स में जा रहे हैं, मनोरंजन के साधनों में अधिक समय दे रहे हैं, लिहाजा सिनेमा, गेमिंग जोन और क्लब में लोगों की तादाद बढ़ती दिख रही है। अब अगर इसे शहरों के आधार पर देखने की कोशिश करें तो देश के जिन टॉप शहरों में मनोरंजन क्षेत्र द्वारा स्पेस लीज पर ली गई है उनमें बेंगलुरु पहले नंबर पर रहा है। यहां मनोरंजन क्षेत्र की लीजिंग 3.3 लाख वर्ग फीट रही है। दूसरे नंबर पर चेन्नई रहा है, जहां एंटरटेनमेंट सेक्टर ने 1.1 लाख वर्ग फीट जगह किराए पर ली है। दिल्ली एनसीआर में 70,000, मुंबई में 60,000 वर्ग फीट जगह एंटरटेनमेंट सेक्टर ने किराए पर ली है, एंटरटेनमेंट कंपनियों ने किराए पर ली है। इसी तरह पुणे में 50,000, अहमदाबाद में 30,000 और हैदराबाद में 10,000 वर्ग फीट स्पेस एंटरटेनमेंट कंपनियों ने किराए पर सुरक्षित की है। अब सवाल उठता है कि कौन सी कंपनियों ने ये सौदे किए हैं। तो आपको बता दें, एंटरटेनमेंट ग्रुप पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, फन सिटी, बाउंस इंक, स्काई जंपर, टाइम जोन,
प्लेन लर्न, नासा, एलईडी, हेमलीज प्ले, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सुरक्षित की है अपनी जगह किराए पर। जानकारों के मुताबिक अब लोग एंटरटेनमेंट में दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, जिसका असर रिटेल में मनोरंजन क्षेत्र के बढ़ते दायरे के तौर पर नजर आ रहा है। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही, और अगले शो में हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।